हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आए हैं। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे बक्सर युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के बीच में, वो था प्लासी का युद्ध, जो कि यह बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की प्रभुता को स्थापित करने की ये नींव डाली थी। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज उसके बाद उसे कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे बक्सर के युद्ध को, जो कि 1764 में लड़ा गया था, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं डिस्कशन में। क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल मैप के माध्यम से समझेंगे और बने रहिए हमारे साथ। सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है बक्सर युद्ध में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि ब्रिटिश शक्ति का उदय के दो मुख्य कारण थे भारत में। सबसे पहला तो प्लासी का युद्ध, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिला में पश्चिम बंगाल में ये लड़ा गया था। और इसमें बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की नींव पड़ी थी, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति स्थापित हो गई थी। और यहाँ से फिर क्या हुआ था, आगे की कहानी, बक्सर की कहानी शुरू होती है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये ब्रिटिश शक्ति का जो विजय था, ये एक कूटनीतिक विजय था, प्लासी की लड़ाई, जिसको हम लोगों ने कल ही बहुत ही अच्छे से डिटेल में देख लिया है। जो भी मित्र इस वीडियो को, प्लासी की लड़ाई की वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद बक्सर की लड़ाई को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे यहाँ पे बक्सर की लड़ाई भी आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कर्मनशा नदी, जो कि बिहार में है, गंगा की सहायक नदी, उसी के किनारे ये लड़ा गया था। ये बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिला में लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है ब्रिटिश का अखिल भारतीय शक्ति के उदय की नींव डाली थी, बक्सर का युद्ध। और यह ब्रिटिश शक्ति का सैनिक विजय कहा जाता है। इसी को हम लोग आज डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए, उससे युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कुछ बैकग्राउंड में इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ बंगाल के नवाब की कहानी इसमें शुरू होती है। जैसा कि पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब मीर जाफ़र का आर्थिक शोषण लगातार क्लाइव के द्वारा होने लगा था, ब्रिटिश के द्वारा होने लगा था, तो उससे परेशान होकर के वह बगावत कर दिया था ब्रिटिश से। और जिसके कारण ब्रिटिश ने मोहम्मद मीर कासिम को यहाँ पे बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, जो कि ये मीर कासिम मीर जाफ़र का ही दामाद है। तो ये मीर कासिम को क्यों नियुक्त किया गया था, क्योंकि मीर जाफ़र जो है वो ब्रिटिश को जिस उद्देश्य से ब्रिटिश ने स्थापित किया था, ब्रिटिश को उतना लाभ ये नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मीर कासिम को यहाँ पे जाकर के बनाया था बंगाल का नवाब। और मीर कासिम हर तरह से वहाँ पे खड़े उतरे थे शुरू में ब्रिटिश के लिए, ज़मींदारों के लिए, वहाँ पे जितने भी अन्य जो त्रस्त लोग थे सबको खुश किया था। कौन? मीर कासिम ने, जिसका पूरा नाम मीर मोहम्मद कासिम अली खान है। क्या नाम है? मीर मोहम्मद कासिम अली खान पूरा नाम इसका है। और इसी की कहानी को हम लोग समझेंगे कि कैसे मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, फिर अपदस्थ होता है, और पुनः फिर मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है, जो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफ़र ही बंगाल के नवाब रहते हैं। इसी को समझना है। तो मीर कासिम जो है वो जो नवाब बना था, वो 20 अक्टूबर 1760 से लेकर के 7 जुलाई 1763 तक रहा था। यह बंगाल का 7वां नवाब था। और 7वां नवाब होने के साथ साथ यह जो है एक क्रांति इसमें हुई थी। इसके समय में 1760 की एक क्रांति हुई थी। इस क्रांति के नाम से ही इसे जाना जाता है, क्योंकि 27 सितंबर 1760 को एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि मीर जाफ़र को यहाँ से अपदस्थ किया गया था, मीर जाफ़र को यहाँ से हटा दिया गया था। ये 27 सितंबर 1760 की बात है, जब मीर जाफ़र को इस बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाया गया था। और इसी को कहा जाता है 1760 की क्रांति। इसी 1760 की क्रांति के बाद यहाँ पे मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन जाते हैं। अब मीर जाफ़र को तो हटा दिया गया 1760 में, किस क्रांति से? 1760 की क्रांति से, 27 सितंबर 1760 को। तो मीर जाफ़र जब नवाब बनता है बंगाल का, तो क्या होता है, इस खुशी में लगभग 29 लाख रुपया अंग्रेज को ये मीर कासिम दे देता है, खुश होकर के।
उसके साथ साथ और क्या देता है, यहाँ पे बर्धमान का क्षेत्र, मिदनापुर का क्षेत्र, चटगांव का क्षेत्र, ये सभी बड़े समृद्ध क्षेत्र थे जो कि अंग्रेजों को दे देता है उसकी दीवानी, मतलब अंग्रेजों के अधीन कर देता है और अंग्रेज इससे काफ़ी लाभ कमाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ नोट करके रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 12 मार्च 1761 ये मीर कासिम का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 12 मार्च 1761 को मीर कासिम का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे? बिहार में। इस बात को नोट करके रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मीर कासिम का राज्याभिषेक 12 मार्च 1761 को कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। और ये राज्याभिषेक कौन करवाया था? शाह आलम द्वितीय। कौन करवाया था? शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम अली गौहर है। असली नाम क्या है शाह आलम द्वितीय का? अली गौहर। ये शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे उस समय, और इन्होंने ही मीर कासिम का राज्याभिषेक करवाया था। इतने पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, बनाने के बाद, बंगाल के नवाब बनाने के बाद मीर कासिम का भी शोषण होना शुरू होता है, क्योंकि मीर कासिम काफ़ी चालाक और तेज तर्रार एक नवाब थे बंगाल के। तो धीरे धीरे वो क्या, बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम, अंग्रेज़ों से अपना चंगुल छुड़ाना शुरू किया। तो मीर कासिम के साथ भी जो है जब शोषण होने लगा तो ये अपने चंगुल को छुड़ाने लगे अंग्रेज़ों से। अब ये अंग्रेज से छुड़ा करके क्या किया, पहला काम किया कि अपनी राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर लिया। कहाँ कर लिया? मुंगेर। अब मुंगेर में जब स्थापित किया तो यहाँ पे एक बंदूक फैक्ट्री लगाया, बंदूक कारखाना लगाया, और वहाँ पे क्या किया, सेना को पूरा ट्रेंड करना शुरू कर दिया। यूरोपीय मॉडल पे, आधुनिक मॉडल पे अपने सेना को ट्रेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे चल कर के ब्रिटिश से युद्ध होना तय है। इसलिए ये अपने सेना को यूरोपीय मॉडल पे पूरा ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश इन चीज़ों को देख करके ब्रिटिश जो है इनके न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो भी इनके क्षेत्र में कुछ गतिविधि होती थी, जो भी इनके क्षेत्र का न्यायिक अधिकार होता था, उसमें भी ब्रिटिश हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मुख्य रूप से दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया। ये दस्तक क्या है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। दस्तक एक पत्र होता था, दस्तावेज होता था। इसके माध्यम से क्या होता था कि बंगाल का नवाब एक पत्र जारी करता था ब्रिटिश को, और अन्य कुछ भारतीय लोगों को भी, खास करके ब्रिटिश को जारी किया था कि ये दस्तक का पत्र आप जब दिखाएंगे तो कहीं भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपकी आवाजाही में, आपके मालगाड़ी में कोई टैक्स नहीं लगेगा, माल ढुलाई में कोई टैक्स नहीं लगेगा इस दस्तक को दिखाने के बाद। अब ये मिला तो था अंग्रेज़ों को मुख्य रूप से, तो अंग्रेज़ ने क्या किया यहाँ पे कि इस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया। क्या किया कि ये दस्तक अपना क्या किया, इंडियन जो भी लोग थे उनको भी ये देना शुरू कर दिया दस्तक, और वो दस्तक दिखा करके इंडियन भी अपने व्यापार को काफ़ी समृद्ध करना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी दस्तक में जो इंडियन को बचत होता था उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ब्रिटिश को चला जाता था, और इंडियन को भी, जो इंडियन व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे, उन्हें भी फायदा हो जाता था दस्तक देने के कारण। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या कि बंगाल के नवाब को इस दस्तक से जो लाभ मिलता था वह लाभ इसे मिलना बंद हो गया। मतलब दस्तक जो है अंग्रेज़ों को मिला था व्यापार करने के लिए, वह दस्तक का दुरुपयोग करने लगा, भारतीयों को व्यापार करने में मदद करने लगा अंग्रेज। तो भारतीयों को जब मदद करने लगा उस दस्तक के माध्यम से, तो जो दस्तक का जो पैसा टैक्स आता था बंगाल के नवाब को भारतीय व्यापारियों के द्वारा, वह पैसा इनके पास आना बंद हो गया। जिसका कारण ये है, मीर कासिम काफ़ी गुस्से में, इस बात की जानकारी होते ही मीर कासिम काफ़ी गुस्से में आ गए, और लास्ट में क्या किया, इसने दस्तक के व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया। वो 1763 की बात है जब दस्तक व्यवस्था को मीर कासिम ने समाप्त कर दिया। तो पूछा जाता है कि दस्तक व्यवस्था को मीर कासिम ने कब समाप्त किया था, तो 1763 में, ध्यान रखेंगे। और मीर कासिम ने दस्तक व्यवस्था जैसे ही ख़त्म किया तो इससे क्या हुआ, झटका लगा अंग्रेज़ों को, क्योंकि मीर कासिम ने सोचा कि मुझे तो कोई लाभ हो नहीं रहा है,
अंग्रेज़ों को पूरा पूरा फ़ायदा हो रहा है, तो अंग्रेज़ों के फ़ायदे को भी ख़त्म कर दिया। इंडियन व्यापारी भी यहाँ पे मुक्त हो गए और बंगाल के जो व्यापारी थे भारतीय, वो भी मुक्त हो गए कर से, और ये भी लोग खुश हो गए, लेकिन ब्रिटिश नाराज़ हो गए। यही एक तत्कालिक कारण हो जाता है बक्सर के युद्ध का। आप यदि ध्यान से समझेंगे तो ये बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? दस्तक की व्यवस्था को समाप्त करना मीर कासिम के द्वारा। तो आगे इसे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कैसे क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध से पूर्व जो है, जब ये व्यवस्था शुरू कर दिया, ख़त्म कर दिया दस्तक वाला, तो उससे पूर्व क्या हुआ, यहाँ पे कई संघर्ष हुए मीर कासिम के साथ। मीर कासिम के साथ क्या हुआ? कई संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष में क्या हुआ? एक हुआ कटवा का युद्ध। ये कटवा का युद्ध कहाँ है? ये कटवा है बंगाल में। और इस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, थॉमस एडम। कटवा के युद्ध में थॉमस एडम नेतृत्व किया। और एक गिरिया का युद्ध हुआ था, ये भी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है, और इसमें भी ये मीर कासिम की हार हुई। थॉमस एडम द्वारा जो नेतृत्व किया गया था कटवा का युद्ध, उसमें भी हार हुई। और उदो नाला का युद्ध, ये भी जो है बंगाल में है। इन तीनों युद्धों में मुख्य रूप से मीर कासिम की हार हो जाती है। अब इस हार से मीर कासिम क्या होता है, ये भाग करके चला जाता है मुख्य रूप से मुंगेर। और तब मुंगेर में क्या होता है? संघर्ष फिर होता है। मुंगेर में क्या करता है? मुंगेर में क्या होता है? वहाँ पे गोडेहू के नेतृत्व में, अंग्रेज अधिकारी है कौन? गोडेहू। इसके नेतृत्व में मुंगेर भेज देता है सेना, और वहाँ पे भी मीर कासिम के साथ संघर्ष होता है। लेकिन संघर्ष के बाद मीर कासिम चला जाता है पटना। पटना जब भाग जाता है तो पुनः इस संघर्ष की कड़ी में एक और घटना जुड़ती है, जिसे कहा जाता है पटना हत्याकांड। इसे ध्यान रखेंगे। पटना हत्याकांड क्या है कि एलिस के द्वारा जो है, एलिस अंग्रेज अधिकारी इसको भेज देता है पटना में संघर्ष करने के लिए, मीर कासिम के साथ युद्ध करने के लिए। तो युद्ध करने के लिए जब भेजा, तो वहाँ पे क्या किया मीर कासिम ने? एलिस और उनके 22 साथियों को हत्या कर दी। किसने कर दी हत्या? मीर कासिम ने। मीर कासिम एलिस और उनके 22 साथियों को जब हत्या कर दिया, तो ये हत्या करने की घटना को इसे कहा गया पटना हत्याकांड। क्या कहा गया? पटना हत्याकांड कहा गया, जब एलिस की हत्या कर दी गई मीर कासिम के द्वारा। हत्या करने के बाद ये अवध भाग गया। मीर कासिम कहाँ चला गया? अवध। अवध में अब कहानी शुरू होगी, और आगे यहाँ से फिर बक्सर के युद्ध की कड़ी जुड़ जाती है। आगे देखते हैं हम लोग क्या डिटेल में है, मुख्य चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अवध में उस समय जब मीर कासिम भाग करके गया, तो उस समय क्या स्थिति है? यहाँ अवध में है, अवध का नवाब उस समय शुजा उद दौला। ये काफ़ी उस समय शक्तिशाली नवाब हुआ करता था अवध का। तो ये शुजा उद दौला उस समय थे, और इनका कार्यकाल रहा था मुख्य रूप से 1754 से 1775। और यहीं पे मुगल बादशाह शरण लिए हुए था, ब्रिटिश से तंग आकर के ये शरण लिए हुआ था शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह है। तो ये शाह आलम द्वितीय यहाँ पे, इसका 1760 से लेकर 1806 का कार्यकाल रहा था। शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पे शरण लेकर के था। और बंगाल का पूर्व नवाब जो मीर कासिम हो, तो यहाँ पे आया ही था भाग करके, वो एलिस की हत्या करके पटना हत्याकांड के बाद। तो मीर कासिम भी बंगाल का नवाब रहा था 1760 से 63 तक। कब तक? 1760 से 63 तक। तो ये संघर्ष के बाद जब ये 1760 से 63 तक रहा, उसके बाद जब ये अवध में आ गया, तो बंगाल का नवाब पुनः नियुक्त कर दिया था मीर जाफ़र को। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे नोट करके, कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय है, जिसका कार्यकाल 1760 से 1806 था, इसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था। ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, अंग्रेज के संरक्षण में। यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक हुआ था बिहार में, उसका नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। उसका नाम है फर्रुखसियर। ये पहला बादशाह था मुगल बादशाह जिसका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन अंग्रेज के संरक्षण में पहला बादशाह जो था, ये बिहार में जिसका राज्याभिषेक हुआ, वह शाह आलम द्वितीय है। लेकिन पूछेगा कि शाह आलम द्वितीय दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जो बिहार में जिसका राज्याभिषेक हुआ था। इन दोनों बात को ध्यान रखेंगे। पहला फर्रुखसियर, दूसरा शाह आलम द्वितीय। लेकिन अंग्रेज के संरक्षण में पहला है वो शाह आलम द्वितीय, जिसका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाते हैं बीच बीच में, जिसे बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अब अवध में कहानी शुरू हो जाती है बक्सर की, जिसको हमें समझना है। आइए दोस्तों,
अभी जिसकी हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जिस युद्ध की बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये भारत का मानचित्र है और इस समय किसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये है अवध का क्षेत्र, ये वाला अवध का क्षेत्र है। इधर यहाँ पे दिल्ली के आसपास मुगल है, यहाँ पे मुगल यहाँ पे था। और यहीं पे ये बिहार का क्षेत्र में ये बक्सर है, ये बक्सर है बिहार के क्षेत्र में। ये बक्सर में ही युद्ध लड़ा गया था। और ये अवध का क्षेत्र तो ऊपर में हमने देखा ही है, ये अवध का क्षेत्र यूपी के क्षेत्र में, और बक्सर का क्षेत्र यहाँ पे है। और यहाँ पे उड़ीसा है, कहाँ पे, ये उड़ीसा है बगल में, और उसके साथ यहाँ पे बंगाल है, ये है बंगाल। तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जो हो जाता है, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र हो जाता है। इसी बंगाल के नवाब के युद्ध की संघर्ष की कहानी हमें पढ़ना है, कैसे मीर कासिम यहाँ से अपदस्थ होगा और मीर जाफर आकर के बैठ जाएगा गद्दी पे। तो अवध का नवाब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन शरण लिए हुआ था, हम लोगों ने देखा अवध का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह। और इसके साथ इधर देख पा रहे हैं, इधर है मैसूर है, यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे ये जो है ये कर्नाटका है, एक्चुअली में कर्नाटका का क्षेत्र है, ये त्रावणकोर का क्षेत्र, कुछ ये स्थिति थी। लेकिन हमें समझना है इन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ आ गई यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप बक्सर में जो हम लोग देखेंगे, बिहार के क्षेत्र में जो बक्सर है, बिहार के क्षेत्र के बक्सर को यहाँ पे देखना है। तो ये देख लीजिए, ये बिहार का मैप है, ये हमारा बिहार का मैप है। इस बिहार के मैप में हम लोग क्या देखेंगे कि ये गंगा नदी है, ये क्या है, ये मुख्य रूप से गंगा नदी बिहार के बीचों बीच ये बहती है। तो ये गंगा नदी जब बहती है तो इसकी एक सहायक नदी है, वो है कर्मनाशा। ये यहाँ पे देख रहे हैं यूपी और बिहार के बॉर्डर को शेयर करता है, यूपी और बिहार से ये बॉर्डर भी बनाता है, ये कर्मनाशा है। अब इसी कर्मनाशा नदी के किनारे, इसी कर्मनाशा नदी के किनारे जो है ये युद्ध बक्सर में लड़ा गया था। ये बक्सर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बक्सर का क्षेत्र है, जो कि ये वाला, यहीं पे ये बक्सर का युद्ध कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के बीच में आसपास में ये लड़ा गया था। तो ये बक्सर के युद्ध को बिहार में कहाँ लड़ा गया, बक्सर में कर्मनाशा नदी के किनारे। तो इसी के लिए हम लोग अभी डिटेल में अभी जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में बिहार के उत्तर में है यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे है इधर यूपी पश्चिम में, दक्षिण में यहाँ पे झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल। तो आगे हम लोग इसके डिटेल को, अब लोग फैक्ट को समझ लेते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है हम लोग का डिस्कशन। आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मुख्य नेतृत्व और किसके किसके बीच ये संघर्ष होता है। यहाँ पे देखिए किन के बीच संघर्ष, ये है आपका हेक्टर मुनरो, ये हेक्टर मुनरो है जो कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। अब यहाँ पे शुजा उद्दौला है, अवध का नवाब शुजा उद्दौला, ये इनके बीच यहाँ पे संघर्ष में आते हैं। फिर इधर से शाह आलम द्वितीय इधर से आते हैं, कौन है, यह है शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। और इधर से भगौड़ा जो नवाब था मीर कासिम, कौन, मीर कासिम यहाँ पे इधर से तीसरा व्यक्ति। एक चौथा व्यक्ति भी इसमें कुछ समय के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिसका नाम है बलवंत सिंह। ये क्या नाम है, बलवंत सिंह, जो बनारस के राजा थे, ये भी इन्वॉल्व हुए। अब यहाँ पे सोचेंगे कि ये लोग क्यों इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उससे ये लोग परेशान हो गए थे। उसके कारण ये शाह शुजा उद्दौला अवध का नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बलवंत सिंह जो है बनारस का राजा, और इधर मीर कासिम, ये चारों मिलकर के हेक्टर मुनरो के साथ लड़ाई करते हैं, जो कि बक्सर के युद्ध में संघर्ष होता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अंततः हेक्टर मुनरो इसमें जीत जाता है, ब्रिटिश इसमें जीत जाता है। इसका फैक्ट और देख लेते हैं कि यहाँ पे बक्सर का युद्ध जो हुआ बिहार के कर्मनाशा नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे होता है, और ये 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा गया था। कभी कभी 23 अक्टूबर भी मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ा गया था, जिसमें कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध की तरफ से शुजा उद्दौला, बंगाल का पूर्व निवासी मीर कासिम, और बनारस का राजा बलवंत सिंह, इधर ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो सेनापति। तो ये युद्ध में विजय हो जाते हैं, कौन, ये विजयी हो जाता है यहाँ पे अंग्रेज। और ये विजयी होने के साथ ही ब्रिटिश शक्ति की जो अखिल भारतीय नींव पड़ती है यहीं बक्सर के युद्ध के विजय के बाद। तो इसमें युद्ध का परिणाम क्या निकला, क्या क्या बातें फिर निकल करके आई। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये ब्रिटिश अखिल भारतीय शक्ति के उदय का नींव इसमें पड़ गया।
अच्छा, उसके साथ क्या हुआ, मीर कासिम का क्या हुआ, इसमें मीर कासिम चले गए भाग करके दिल्ली, जिसकी अंततः 1777 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बलवंत सिंह का क्या हुआ, ये बीच में ही समझौता कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह हैं और शुजा उद्दौला जो अवध के नवाब हैं, ये दोनों कैद हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, फिर अंततः यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। युद्ध का परिणाम यही निकलता है, बक्सर के युद्ध का परिणाम। यहाँ पे नोट करके इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं कि नोट करके इसको ध्यान रखने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल में क्या था, बंगाल में कौन थे, बंगाल में गवर्नर थे अंग्रेजों की तरफ से विंसी टॉड। हेक्टर मुनरो तो युद्ध लड़ा था, सेनापति था, लेकिन विंसी टॉड जो है वहाँ पे बंगाल के गवर्नर थे। और यहाँ पे बंगाल के गवर्नर अंग्रेज की तरफ से, लेकिन मीर जाफ़र वहाँ पे बंगाल के भारतीय गवर्नर थे। मीर जाफ़र कब, बक्सर के युद्ध के समय में। लेकिन यहाँ पे एक बात, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो रही थी, उस समय संधि कौन किया, क्लाइव, क्योंकि विंसी टॉड का कार्यकाल खत्म हो गया था और क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में भाग लिया था। और बंगाल का राजा उस नवाब था, भारतीय नवाब बंगाल का नजमुद्दौला, क्योंकि मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे इन चीज़ों को एकदम ध्यान से फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बंगाल में युद्ध के समय विंसी टॉड, मीर जाफ़र, लेकिन इलाहाबाद संधि के समय क्लाइव और नजमुद्दौला है। ये ध्यान रखें, क्योंकि विंसी टॉड का कार्यकाल 2 मई 1765 को ही ख़त्म हो जाता है और ये इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। इलाहाबाद की संधि को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखिए इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और उसके साथ यहाँ पे शाह आलम द्वितीय थे और एक तरफ शुजा उद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला के साथ। तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी एक्चुअली अकबर के किला में। पूछा जाता है क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कहाँ हुई थी, तो याद रखना अकबर के किला में ये संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि दोस्तों 2 संधियाँ हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को और 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह है उनके साथ, और दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को वो शाह शुजा उद्दौला अवध के नवाब के साथ। इन दोनों दिन क्या होता है, इन दोनों संधियों में, इसको समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहला बात कि जब शाह आलम द्वितीय के साथ जो मुग़ल बादशाह के साथ संधि होता है, तो उसमें 26 लाख रुपये दे करके इसे पेंशन पे भेज दिया जाता है। किसे, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया दे करके पेंशन पर भेज देता। प्रतिवर्ष कितना देना है, 26 लाख रुपया। यह फर्स्ट मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेना स्वीकार किया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट मुग़ल बादशाह कौन थे जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेना स्वीकार किया, वह थे शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय हैं। और इसके साथ साथ क्या किया, ये पेंशन तो दे ही दिया 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष, उसके साथ इसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो वर्तमान अभी बंगाल पूरा बांग्लादेश है वो, और उड़ीसा और बिहार, इनकी दीवानी दे दी गई किसको, अंग्रेज़ों को। तो ये 3 क्षेत्र बहुत समृद्ध क्षेत्र थे जिनकी दीवानी मतलब ज़मींदारी, सारा बिजनेस, हर चीज़ उसको करने के लिए किसके अधीन कर दिया, अंग्रेज के अधीन कर दिया। और उसके बाद इलाहाबाद किला में, इलाहाबाद किला कौन सा, इलाहाबाद का किला, ये इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र जो है ये मुग़ल बादशाह को दे दिया, किससे, शाह आलम द्वितीय से लेकर के, किससे लेकर के, शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे देता है। ये देख लीजिए, इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र, ये क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के मुग़ल बादशाह को दे दिया जाता है। अवध का नवाब शुजा उद्दौला, इससे लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो दीवानी मिली थी कौन कौन, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की,
इस दीवानी से लेकर के क्या हुआ कि ब्रिटिश का क्षेत्र बड़ा हो गया। ब्रिटिश का क्षेत्र जैसे ही बड़ा हो गया तो दोनों क्षेत्रों में 2 उपदीवान नियुक्त कर दिया। वेस्ट बंगाल में मतलब बंगाल के क्षेत्र में किसको कर दिया, मोहम्मद रजा खां को, और सीताव राय को कर दिया बिहार में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी मिली अंग्रेजों को तो बिहार में उपदीवान कौन थे, सीताव राय, और बंगाल में रजा खान। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक संधि देख लेते हैं अगला, जो इसी में इलाहाबाद की संधि में दूसरी संधि जानी जाती है। उस संधि का नाम है कब, 16 अगस्त 1765 की। 16 अगस्त 1765 वाली जो संधि है, इसमें क्या हुआ, लगभग 60 लाख रुपया हर्जाना अवध का नवाब को देना पड़ा। अंग्रेज इससे 60 लाख रुपया हर्जाना लिया। उसके बाद इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र तो दे ही दिया वापस, किसको, इसको दे दिया मुगल बादशाह को। किससे लेकर के, अवध के नवाब से लेकर के। और शेष अवध हालांकि वापस कर दिया था, किसको, अवध के नवाब को अंग्रेजों ने। और यहाँ पे एक ब्रिटिश सेना को रखने का यहाँ पे बात तय हुआ कि ब्रिटिश सेना आप रखेंगे अवध में, और सारा खर्चा ब्रिटिश सेना का कौन देगा, अवध का नवाब देगा। ये बातें तय हुई और अंततः 1765 में बंगाल में ये द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि ये शासन पूरा अपना बंगाल जीत लिया। तो बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लगाया जाता है क्लाइव के द्वारा। ये द्वैध शासन क्या है, इसको समझ लेते हैं ताकि आपका यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। द्वैध शासन यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्वैध शासन क्या है कि किसी क्षेत्र में ये क्या कि बंगाल के क्षेत्र में क्या किया, 2 तरह का शासन लगा दिया। बोला क्या, एक तो हम जो भी दीवानी है ना, भू राजस्व की जो पैसे वाली जो बात है, वो ये रख लिया ब्रिटिश अपने अधीन। किसको रख लिया अपने अधीन, ब्रिटिश रख लिया भू राजस्व की नीति को अपने अधीन। और जो फौजदारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था है, वो सब दे दिया किसको, बंगाल के नवाब को। मतलब बंगाल के नवाब के पास पैसा का कोई ज़्यादा अधिकार नहीं रहा। वो बंगाल के नवाब के अधिकार को छीन लिया कौन, क्लाइव ने, द्वैध शासन के माध्यम से। और बंगाल के नवाब को जो शासन व्यवस्था चलाना है उसके लिए लगभग 53 लाख रुपया ये यहाँ से बंगाल की दीवानी से, जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी मिली थी उससे 53 लाख रुपया लगभग ये देना तय किया किसको, बंगाल के नवाब को। बोला आप शासन व्यवस्था देखिए, हम सारा पैसा वसूली करेंगे। ऐसा किसने किया, क्लाइव ने किया, अंग्रेजों ने किया। तो ये द्वैध शासन होता है कि एक पैसा वाला क्षेत्र और एक फौजदारी वाला क्षेत्र, सैनिक वाला क्षेत्र, रक्षा वाला क्षेत्र। तो पैसा रख लिया अपने हाथों में, पैसा वाला मामला रख लिया कौन, ब्रिटिश, और सैनिक वाला मामला रख लिया कौन, दे दिया किसको, बंगाल के नवाब को। यही है द्वैध शासन। तो इसी चीज़ों को हम लोगों को समझना है। अंत में यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों एक बार नट शेल में, अब तो पूरा अपना बक्सर भी खत्म हो गया और प्लासी का युद्ध भी हम कल पढ़ ही लिए हैं। इसको एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको नटशेल में करने के लिए। हुआ क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, नदिया जिला में, वेस्ट बंगाल में। इसमें अंग्रेज कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, सिराजुद्दौला भारत के तरफ से प्लासी की लड़ाई में थे। मतलब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। इसमें बंगाल के गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से, और सिराजुद्दौला थे किसके तरफ से, बंगाल की तरफ से। इस समय पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। और ये प्लासी की लड़ाई क्या था, बंगाल में ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित करने की नींव डाली थी। उसी के साथ साथ बक्सर का युद्ध देख लेते हैं क्या हुआ अभी। 22 अक्टूबर 1764 को कर्मनाशा नदी के किनारे बिहार के बक्सर जिला में हुआ। और इसमें नेतृत्व किया कौन, हेक्टर मुनरो। और इधर कौन कौन था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल थे, शुजाउद्दौला अवध, मीर कासिम बंगाल का नवाब, और बलवंत सिंह बनारस वाले, ये चारों इसमें नेतृत्व किया था। इसमें जीत हुई थी किसकी, हेक्टर मुनरो की। इसमें प्लासी के युद्ध में क्लाइव की। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि बंगाल गवर्नर कौन था इस समय, तो युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर विंसीटॉट, और बंगाल का गवर्नर अंग्रेज की तरफ से विंसीटॉट, और बंगाल की तरफ से मीर जाफर, बक्सर युद्ध के समय में। और यहाँ पे पूछा जाता है कि मुगल बादशाह कौन थे इस समय, तो शाह आलम द्वितीय, जैसा कि यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने भाग भी लिया। तो शाह आलम द्वितीय इसके मुगल बादशाह थे, जिसका असली नाम अली गौहर है। क्या नाम है, असली नाम अली गौहर। और ये बक्सर के युद्ध में अखिल भारतीय प्रभुसत्ता की नींव पड़ी थी, ब्रिटेन की, ब्रिटिश की, भारत में, जिससे भारत का इतिहास काया पलट गया। और इसे हम लोग लगातार देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं।
अब ये बक्सर के युद्ध के बाद आखिर स्थिति बनी क्या? तो बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि 1765 की बात हो जाती है। उस समय स्थिति क्या बनता है? उस समय स्थिति यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो भारत का क्षेत्र, इसमें कौन कहाँ है। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश कहाँ कहाँ अपना स्थान स्थापित कर लिया। ब्रिटिश का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पे ब्रिटिश का क्षेत्र है और ये पूरा बंगाल पूरा क्षेत्र ये जीत लिया ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश के अधीन हो गया। अब ब्रिटिश के सामने अब कौन कौन चुनौती रह जाता है, यहाँ पे आप देखिए। तो ब्रिटिश के सामने जो चुनौती है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला चुनौती ब्रिटिश के सामने रहता है यहाँ पे मैसूर। अब मैसूर को जीतना इनका पहला लक्ष्य होता है, जो कि मैसूर ये जीत भी जाते हैं, जिसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला संघर्ष क्या कौन रहता है? अगला संघर्ष रहता है इसमें मराठा, क्योंकि मराठा बहुत ही मजबूत स्थिति में था उस समय। तो मराठा यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली था। तो ये मराठा का क्षेत्र काफ़ी शक्तिशाली क्षेत्र था इसका। देख लीजिए यहाँ पे ये सारा, ये मराठा, बिल्कुल ये सारा जितना भी कलर नहीं किया हुआ था बिना शेडेड वाला, ये सब पूरा मराठा का क्षेत्र है। ये सब मराठा का क्षेत्र, मतलब ऐसे यदि हम कहें सीधे तौर पे तो ये कुछ मराठा का क्षेत्र है। बीच में थोड़ा सा मुगल यहाँ पे सिमट करके रह गया था। तो अगला ये मराठा से संघर्ष करता है, मराठा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसके बाद मराठा को पराजित करने के बाद फिर ये क्या करता है, मराठा के पराजित करने के बाद ये चला जाता है फिर पंजाब जीतने के लिए। पंजाब को भी ये अंततः जीत ही लेता है। 1849 में पंजाब को भी जीत लेता है, मराठा को भी जीत लेता है आंग्ल मराठा के तहत, आंग्ल मैसूर को भी जीत लेता, मैसूर को भी जीत लेता है आंग्ल मैसूर के तहत, और पंजाब को भी जीत लेता है। और इस बीच में यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि ये कर्नाटक है, तो ये इसी के अधीन हो जाता है, अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला जाता है। हैदराबाद भी जो है ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला जाता है अंततः। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे और भी चीज़ हैं, जो कि यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, मुगल तो सिमट करके रहता है, लास्ट में मुगल ख़त्म होता है 1857 में, जिस पे ब्रिटिश जीत करके मुगल को ख़त्म कर देता है, और अवध के क्षेत्र को भी उसी 1857 में ख़त्म किया जाता है। उसके अलावा अन्य चीज़ जो है, जैसे नेपाल को जीतता है, यहाँ पे किसको जीतता है, नेपाल को जीतता नहीं, नेपाल में संघर्ष होता है एक्चुअली में, और नेपाल तो हमेशा स्वतंत्र ही रहा। तो नेपाल में भी ये संघर्ष हुआ, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध हम लोग कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद इसमें अन्य चीज़ें बच जाती है, क्या, आंग्ल सिख डिस्कस कर ही दिया है। यहाँ पे आंग्ल वर्मा डिस्कस करना है, वो भी डिस्कस हो गया। आंग्ल वर्मा भी ये संघर्ष होता है, वो भी ये ब्रिटिश जीत जाते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे आंग्ल अफगान का भी युद्ध होता है, जिसका भी डिस्कशन हमने कर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि पलासी से लेकर के बक्सर होते हुए मैसूर, मराठा, आंग्ल सिख, और आंग्ल सिख के बाद फिर आपका हो गया आंग्ल नेपाल, आंग्ल तिब्बत के बाद आंग्ल बर्मा के बाद आंग्ल अफ़गान। ये सारे जितने भी युद्ध हैं अंग्रेज़ों के साथ, इन सभी युद्धों को हमने डिस्कशन किया हुआ, हमने डिस्कस कर लिया है अपने पिछले वीडियोस में। आप जो भी फ्रेंड इन वीडियोस को नहीं देखा है उसको जा कर के आप देख सकते हैं, ताकि आपका कनेक्टिविटी मिल जाएगा पलासी से लेकर के बक्सर होते हुए अंततः आपके आंग्ल अफ़गान युद्ध तक। क्योंकि आंग्ल अफ़गान युद्ध की कड़ी शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, पलासी से लेकर के जब चलेंगे तो अंग्रेज़ों का युद्ध लगभग ख़त्म हो जाता है अफ़गान के युद्ध के साथ मुख्य रूप से। उसके बाद सिर्फ बचेगा फिर 1857 का युद्ध और कुछ अन्य जनजातीय विद्रोह, जिसको कि हम लोग लगातार आगे वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में एक बात कहा था, किसने, कॉर्नवालिस ने। क्या कहा था कॉर्नवालिस ने बक्सर के युद्ध के संदर्भ में? जब कॉर्नवालिस यहाँ पे बन करके आए बंगाल का गवर्नर जनरल, 1786 से 93 तक ये रहे थे, यही अस्थाई बंदोबस्त भी लगाया था। तो ये इन्होंने क्या कहा था, ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1765 से लेकर के 84 तक का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल के बारे में कहा कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी देशों में नहीं थी, ऐसा इसने कहा। कौन कहा? कॉर्नवालिस ने कहा। और कहाँ कहा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था।
कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा कि 1765 से लेकर 84 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार पूरे संसार में किसी भी देश में नहीं थी। ऐसा किसने कहा? कॉर्नवालिस ने कहा था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के तमाम तथ्यों को हम लोग डिस्कस करते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।